हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आदित्य प्रताप सिंह आप सभी का सरोकार क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग जो द हिंदू का एनालिसिस करेंगे वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन आता है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए हुए हैं। हालांकि जो हिंदू के एडिटोरियल आते हैं उसमें एक ही दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक लेक्चर में बने रहिए अगर आप लोगों को एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहिए आज के न्यूज़पेपर की। तो आज हम लोगों का जो मोटिवेशनल कोट होगा वो किसी पर्सनालिटी से चालू होगा। तो हम लोग देखते हैं माय फेवरेट पलक मुछाल जी को। पलक मुछाल जी एक सिंगर हैं फ्रेंड, ये बॉलीवुड सिंगिंग करती हैं, ठीक है। ये एक सिंगर हैं और इनके द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका जो हार्ट सर्जरी होता है उसे कराया जाता है और अब तक इन्होंने 1300 से ज़्यादा बच्चों, ये तो थोड़ा पुराना डेटा है क्योंकि अभी तो और भी ज़्यादा बच्चों का इन्होंने जो है सर्जरी करा चुकी हैं ये। और इसीलिए इनके नाम से एक चैप्टर एनसीईआरटी के बुक में भी रखा गया है। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में भी था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए किस क्लास के किस चैप्टर में इनके नाम से एक चैप्टर रखा गया है, वो एनसीईआरटी की बुक है उसमें रखा गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड। और इनको जो है इसको रिकॉर्ड किया गया है गिनीज एंड लिमिका जो रिकॉर्ड बुक होती है ना, कि कोई बड़ा काम करता है या कोई पहली बार होता है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है इस समय लिस्टेड है। तो इस तरीके से इनका भी नाम जो है वो लिस्ट हो चुका है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। और ये बहुत जब छोटी थी उम्र में दोस्तों, तभी से ये क्या करती थी कि मतलब एक बार इन्होंने देखा कि एक बच्चे के हार्ट की सर्जरी करानी बहुत ज़रूरी थी। तो इन्होंने जो वो ठेला गाड़ी होती है उस पर खड़े होकर सिंगिंग किया और वहाँ से जो कुछ पैसा इनको मिला इन्होंने उसकी मदद की उस तरीके से। और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बच्चों को ज़िंदगी दे चुकी हैं, एक नई लाइफ प्रोवाइड करा चुकी हैं। तो आप लोग सोच सकते हो अगर कोई ठान ले कि हमें किसी की मदद करनी है तो फिर वो पीछे नहीं हटता और उसकी जो है उसकी भगवान मदद करने लगते हैं कि हाँ अब आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो तो अब आप आगे बढ़ते रहो, आपको पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से ये भी थी फ्रेंड और ये बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, माय फेवरेट सिंगर पलक मुछाल जी। तो हम लोग क्या आज इनको हमने क्यों रखा मोटिवेशनल डोज में, क्यों रखा हमने, क्योंकि आज इसी से रिलेटेड न्यूज़ भी आई है न्यूज़पेपर में, तो उसे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि अभी एक जो लेडी थी वो मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, कुछ उनके अंदर मतलब कुछ दिक्कतें थी जैसे मिसकैरेज होता है उस तरीके से। तो क्या हुआ कि उन्होंने बगल में जाके मीन्स थोड़ा एक उनके आसपास का जो इलाका था वहाँ पे जाके उन्होंने एक बच्चे को चुरा लिया, ठीक है। वो एक बच्चे को चुरा लिया। तो फिर पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उनको बहुत ही जल्दी गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि 3 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनके साथ तमाम लोग मतलब मिले हुए भी थे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे रेखा जी जो थी वो 50 साल की थी, भावना जी 28 साल की थी, जो बबीता जी थी वो 38 साल की थी और पवन जो थे ये 29 साल के थे। तो ये लोग मिले हुए थे। तो इस तरीके से जो है 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि इन्होंने एक बच्चे को चुराया। तो हालांकि ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी इसलिए इन्होंने बच्चे को चुराया। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हो जैसे पलक मुछाल जी इतने सारे बच्चों के हार्ट सर्जरी कराती हैं, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती थी, चुराने की क्या ज़रूरत थी। तो इस तरीके से तो मेंटालिटी आज हमारी सोसाइटी की हो गई है। इसी कारण हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। तो हम लोग आते हैं अपने न्यूज़पेपर पे और डिस्कस करते हैं कि आज क्या क्या हम लोग को देखना है, कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को डिस्कस करने हैं। तो ये वाला तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन थे उसी से रिलेटेड 1 या 2 आर्टिकल रेगुलर आते हैं। हालांकि जो सेकंड पेज होता है वो इस समय उसी पे पूरा बेस्ड होता है इलेक्शन पे ही, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाला आर्टिकल भी इलेक्शन के बारे में है, डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों। ये वाला आर्टिकल इंडिया के स्टेप के बारे में है कि जो रसिया और यूक्रेन का मुद्दा चल रहा है उसमें इंडिया ने जो स्टेप लिया है उसके बारे में है, वोटिंग से रिलेटेड। तो एक अच्छा सा डिस्कस करेंगे कि हाँ कैसे क्या करना चाहिए राइटर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ये ये वाला जो आर्टिकल है दोस्तों, ये वाला आर्टिकल मैंने कल आपसे डिस्कस भी किया था। क्या था इसमें कि जो पाकिस्तान है, इस वाले आर्टिकल में जो पाकिस्तान है 9 मार्च को हम लोग से गलती से एक मिसाइल छूट गया था जो कि पाकिस्तान में जाके गिरा। हालांकि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान इस समय इसको पूरा मुद्दा बनाए हुए है, एकदम करंट में रखना चाहता है। तो आप लोगों को पता है पूरा मोटा मोटा कि हाँ क्या हुआ था। तो गलती से मिसाइल छूट गया था, हालांकि एक न्यूज़ है तो हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इस वाले आर्टिकल में क्या बात की गई है दोस्तों कि पहले के सोसाइटी में जैसे होता था ना, पर्दा सिस्टम था। अभी जब हिजाब वाली कंट्रोवर्सी निकल के आई तब भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उस पर्दा सिस्टम की वजह से क्या होता था कि लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। सॉरी फ्रेंड्स।
तो लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। अगर लड़कियां किसी अपने कास्ट को छोड़कर अगर किसी दूसरे कास्ट में जो है मैरिज वगैरह कर लेती थी तो उनकी हत्या कर दी जाती थी, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो इस तरीके से पहले जो सोसाइटी जिस तरीके से डोमिनेंट थी, जैसा कि आप पेट्रियार्कल सोसाइटी बोलते थे, आज भी कहीं ना कहीं अभी जब हमने देखा था कि एक स्टडी निकल के आई थी, उसमें से 10 में से 9 आदमी यही सोचते थे कि औरतों को मतलब जो मर्दों का कहना मानना चाहिए। तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि औरत किसी की नौकर नहीं होती, उसको किसी का कहना मानने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है और उसका ये फ्रीडम भी है। तो हमें किसी का फ्रीडम वायलेट करने का राइट, कोई भी राइट नहीं है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि आपका फ्रीडम तभी तक आपका फ्रीडम है जब तक वो किसी दूसरे के फ्रीडम का वायलेशन ना करे। तो इस तरीके से अगर आज भी सोसाइटी में ऐसी थिंकिंग है, ऐसी मेंटेलिटी है, तो फिर सोसाइटी को किस तरीके से आगे लेकर जाया जा सकता है, ये सारी बातें हैं। तो इसमें अभी बात की गई है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में क्या हुआ दोस्तों कि दो मतलब कपल्स थे, तो वहाँ पे बहुत पहले से ही ऐसी सारी चीज़ें होती आई हैं। जैसे आप हरियाणा में देख लो, या मतलब जहाँ भी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी ज़्यादा है, मेंटेलिटी लोगों की ज़्यादा ये रहती है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, वहाँ पे ये सारी सिचुएशंस होती हैं। और क्या होता है कि कभी-कभी कुछ जो मीन्स ओवर केयरिंग हो जाते हैं कुछ लोग, इसकी वजह से भी बाहर नहीं निकलने देते, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ तमिलनाडु में क्या हुआ कि जो दो कपल्स थे, वो जो लड़की थी, इसमें एक मेल था, एक फीमेल थी। आपको पता ही है कपल में क्या होता है। तो ये फीमेल जो थी, ये थोड़ा अपर क्लास की थी, और ये जो मेल थे, ये थोड़ा नीचे क्लास के थे, ठीक है, मतलब थोड़ा छोटी जाति के थे। हालांकि जो मेल थे वो इंजीनियर थे। तो ये दोनों एक टेम्पल में आपस में खड़े बात कर रहे होते हैं। तभी जो ये यहाँ से एक मतलब ग्रुप होता है, गुंडों का ग्रुप आप लोग बोल सकते हो, यहाँ पे एक युवराज नाम का बंदा होता है, वो उस ग्रुप को लीड कर रहा होता है। तो उसकी थिंकिंग क्या होती है कि अगर उसके कास्ट की लड़की को अगर किसी नीचे कास्ट वाले लड़के से मतलब कुछ लव वगैरह हो जाता है, या दोनों में कुछ अट्रैक्शन या कुछ मतलब क्या बोलते हैं कि रिलेशन हो जाता है, तो इनको भाई साहब को पसंद नहीं है। और ये लड़की को तो कुछ नहीं बोलते क्योंकि लड़की इनके कास्ट की है, और लड़के को ये तमाम तरीके से परेशान करते हैं। तो उसी तरीके से इनके द्वारा यहाँ पे भी किया गया। जब इन्होंने देखा कि दो कपल्स आपस में खड़े बात कर रहे होते हैं, तो ये किसी तरीके से उस इंटरेक्शन के बीच में पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे जब इनको पता चलता है कि जो लड़का है वो नीची जात का है और जो लड़की है वो हमारे जात की है, तो ये लड़की को वहाँ से मतलब हटने को बोलते हैं और लड़की को वहाँ से भेज देते हैं अलग। और जो लड़का होता है उसको जो है बाइक पे बिठा के बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, फिर उसकी एक वीडियो बनाते हैं। उस वीडियो में उससे ये कहलवाते हैं कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। मीन्स वो अपना पूरा मूड बनाए रहते हैं कि हाँ हम इसकी हत्या करने वाले हैं, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि ये सुसाइड करने वाला था इसलिए ये सुसाइड कर लिया। तो उससे जबरन एक वीडियो बनवाते हैं कि हाँ वो बोलता है उस वीडियो में कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ, मैं अपने जानबूझकर ऐसा, और फिर अपना ही डिक्टेट करते हैं और उससे एक सुसाइड नोट लिखवाते हैं। फिर एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसके सर को मीन्स अलग अलग हिस्से को अलग अलग जगहों पे फेंकते हैं, रेलवे ट्रैक पे उसके सर वगैरह को कुचलवा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सारे कांड करते हैं। और फिर वो वीडियो ये दिखाते हैं पब्लिक को कि हाँ ये बहुत पहले से मरने वाला था इसलिए ये मर गया और इसने सुसाइड किया है, और उसके जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको अलग अलग जगहों पर ये फेंकते हैं। फिर ये मीडिया में भी आते हैं और मीडिया में भी ये सारी वीडियोज़ वगैरह दिखाते हैं। लेकिन हालांकि गलती क्या कर बैठे भाई साहब, जब टेम्पल में दोनों कपल से बात कर रहे थे, वहाँ से जब लड़की को अलग भेजने के बाद जो लड़का था, जो इंजीनियर था, उसको जब ये लेकर बाहर निकल रहे होते हैं टेम्पल से, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में इनकी ये फुटेज रिकॉर्ड हो जाती है। इस तरीके से पुलिस इनसे पूछताछ करने लगती है कि आप इस लड़के के साथ कर क्या रहे थे, अगर आपका इससे कोई रिलेशन नहीं है तो इस तरीके से ये सारा मुद्दा था। तो आज भी आप ये समझ सकते हो मेंटेलिटी क्या है सोसाइटी में। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई थी। हालांकि आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये सारी चीज़ें थी क्या। तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये इंडिया का हम लोग स्टेप डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया जब भी जो मिसाइल छूट गया गलती से उसके बारे में, ये हम लोग ने डिस्कस ही कर लिया, इसको हम लोग को डिस्कस नहीं करना है और इसे हम लोग को डिस्कस नहीं करना है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से आज सोसाइटी है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन आता है उस पर, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छा आर्टिकल जो कि किस चीज़ के बारे में है कि लोग अपना टैक्स क्यों नहीं पे करते हैं। अगर टैक्स बना है मतलब इंडिया के मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ही बना है कि हाँ उस टैक्स का यूज़ आप ही के वेलफेयर के लिए किया जाएगा, पीपल के वेलफेयर के लिए ही किया जाएगा, किसी गलत चीज़ों के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग टैक्स देने से बचते हैं। तो ऐसा क्यों है, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे बताने की कोशिश की गई हैं।
ठीक है। जैसा कि यहाँ पे जो टाइटल है वो भी यही है कि अंडरस्टैंडिंग सिटीजन्स रिलक्टेंस टू पे टैक्स। रिलक्टेंस मतलब अपने आप को रोकते हैं, अपने आप को बाधित करते हैं कि हाँ हमें टैक्स नहीं देना है। तो क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अभी एक स्टडी निकल के आई, उस स्टडी में क्या पता चला दोस्तों कि यूएसए में एक कुछ रिसर्चर्स के द्वारा कुछ लोगों से 2000 लोगों से ये पूछा गया कि आप टैक्स पे करते हो? तो इन्होंने कहा हाँ हम टैक्स पे करते हैं। तो इस तरीके से अगर भारत में देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है वो टैक्स पे नहीं करते हैं। तो अगर वो टैक्स पे नहीं करते हैं तो उनके दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या रहता है कि हाउ दियर टैक्स मनी इज स्पेंट बाय द गवर्नमेंट। जो अगर मान लीजिए कि एक बंदा टैक्स दे रहा है, ठीक है, आप मान लो कि 1 सेकेंड, आप मान लो कि ये बंदा ए है, ये जो है टैक्स दे रहा है, और ये बंदा बी है, ये टैक्स नहीं दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो ये टैक्स दे रहा है इसको तो ये पता होना चाहिए ना कि हाँ जो ये पैसा दे रहा है ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है, गलत कामों में यूज़ हो रहा है, मतलब इलेक्शंस वगैरह में वो लोगों का वोट लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसको तो पता होना चाहिए क्योंकि इसने भाई साहब पैसे दे रखे हैं। अगर बी की बात करो तो ये टैक्स नहीं दे रहा है, तो इसको कोई जानने का मतलब भी नहीं बनता है। हालांकि जैसे आप लोग देखो कि अगर कोई कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि हाँ मेरा पैसा सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। आप एक एग्जांपल ये समझो, मान लो सरोकार क्लासेस फेमस होता है, ठीक है, तो हम लोग ने इसके पीछे बहुत सारे मोटिव्स रखे हैं। उसमें से एक मोटिव ये है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिन बच्चों को बुक वगैरह नहीं प्रोवाइड कराई जा सकती, उनकी मदद करने का हम लोग ने सोचा है, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया कि बुक ना देकर हम लोग ने कहा कि बच्चे की नीड, एक मतलब मोटा मोटा आइडिया लगा लिया कि इतना पैसा इस बच्चे को अगर हम लोग दे देंगे तो इसकी सारी बुक्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएंगी। तो मान लीजिए उस बच्चे को हमने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, उस पैसे का गलत यूज़ कर रहा है। हालांकि पैसा हमने दिया है तो हमें तो पता होना चाहिए कि हाँ हमने जिस काम के लिए दिया था, बुक खरीदने के लिए दिया था, तो क्या वो बुक खरीदा या नहीं खरीदा। तो इस तरीके से अगर हमें ये नहीं पता चलेगा तो हम इसको पैसा देंगे ही क्यों। अगर ये मान लीजिए दारू और शराब वगैरह पीने लगा उस पैसे से, या गलत तरीके से यूज़ करने लगा उस पैसे का, तो फिर उसमें हमारा बेनिफिट ही क्या हुआ। जो मोटिव हमने रखा था वो मोटिव हमारा सक्सेस ही कहाँ हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बात की जाती है कि हमारे यहाँ जो है ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ट्रांसपेरेंसी होगा, जैसे अभी आपने एक रीसेंट केस देखा होगा कोविड के टाइम पे, जो पीएम केयर फंड था, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया। इनफैक्ट मैंने भी यहाँ पे इन्वेस्ट क्या बोलें, हेल्प करने के लिए लोगों को पैसा दे रखा था हम लोग ने भी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब एक पीपल के द्वारा आरटीआई फाइल किया गया और पूछा गया कि इस पैसे का किया क्या जा रहा है, तो यहाँ पे ये बता दिया गया कि ये मुद्दा पीएमओ के अंतर्गत आता है, और पीएमओ के अंतर्गत जो मुद्दे आते हैं उन पे आरटीआई फाइल नहीं किया जा सकता। तो ये मुद्दा पीएम केयर फंड वाला आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि पैसा पब्लिक का था, तो पब्लिक को तो पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो इस पैसे का, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि लोग टैक्स इसीलिए देने से हटते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके पैसे का किया क्या जाएगा। अगर हम मान लीजिए कि टैक्स ले रहे हैं तो हमें पहले से ही अगर हम डिसाइड कर दें कि आपके, जैसे आप लोगों ने टैक्स पढ़ा होगा, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट, और ऊपर से क्या लगता है, सेस और सरचार्ज लगता है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगता है कि हाँ ये सफाई के लिए हम लोग ले रहे हैं, हाँ ये एजुकेशन के लिए हम लोग ले रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम लोग को पता होगा कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स देने के बारे में सोचेंगे। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो अब टैक्स का जब मुद्दा आ गया है तो हम लोग डिस्कस ही कर लेते हैं कि टैक्स कितने तरीके के होते हैं। तो एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई बिस्किट खरीदा, मान लीजिए आपने कोई ब्रश खरीदा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कोई कमोडिटी खरीदते हो तो उस पे जो है सबको बराबर का टैक्स देना होगा, चाहे वो थोड़ा नीचे क्लास का बंदा हो, मीन्स थोड़ा गरीब हो, और चाहे वो थोड़ा अमीर हो, लेकिन सबको बराबर का टैक्स देना होगा, जैसे कि जीएसटी, ठीक है। तो उसमें सबको, जैसे आपने ऑयल खरीदा, ऑयल पे मान लीजिए अभी तो जीएसटी नहीं है, मान लीजिए कल आ जाता, या मान लीजिए आप कार खरीद रहे हो, कार पे मान लीजिए 18% जीएसटी लग रहा है, तो जो कार गरीब आदमी खरीदेगा वो भी उस पर 18% जीएसटी देगा, और या वही कार अगर अमीर आदमी खरीदेगा तो वो भी उस पर 18% जो टैक्स जीएसटी वो पे करेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव टैक्स, कि मतलब सब पे बराबर लगता है, ये नहीं देखा जाता कि कौन गरीब है कौन अमीर है। हालांकि जैसे अगर आप इनकम टैक्स देखो तो जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा, जिसकी इनकम कम होगी वो कम टैक्स पे करेगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस आप लोग समझे रहिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई कि एक होता है इंटरनेशनल स्पेस
स्टेशन, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है दोस्तों। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है, पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, तभी आप लोग ये आर्टिकल पूरा समझ पाएंगे। तो जैसे नीचे अगर मान लीजिए कि कोई एक स्पेस स्टेशन बना दिया जाए और यहाँ पे बोला जाए कि लोग आओ और यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह अपनी करो कि हाँ किस तरीके से आपको अपने मिशन वगैरह को लेके चलना है। अगर यही चीज़ उठा के स्पेस में कर दिया जाए, ठीक, पूरा एकदम होम की तरीके से, एकदम घर की तरीके से होता है, जो वहाँ क्रूज ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, ठीक, जो एस्ट्रोनॉट का ग्रुप होता है या कॉस्मोनॉट्स का जो ग्रुप होता है, इसको जो वहाँ पे स्पेस में रहने की जगह प्रोवाइड कराता है, एकदम घर की तरीके से होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये क्या काम करता है कि लोगों को, जैसे जब ये बना तो बहुत सारे स्पेस एजेंसीज हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज हैं जिन्होंने हेल्प किया इसको बनने में। अब इसमें जो अलग अलग एजेंसीज थी, आप पहले उनके बारे में भी जान लो यहीं पे, ठीक है। 1 सेकेंड, आप यहाँ पे देखो, एक तो नासा थी फ्रेंड जो कि यूएसए की है, एक रॉसकॉस्मोस थी जो कि रसिया की है, एक जाक्सा थी जो जापान की है, एक ईएसए थी यूरोप स्पेस एजेंसी जो कि यूरोप की है, और एक कनाडा स्पेस एजेंसी जो कि कनाडा की है। ये पांचों एजेंसीज थी, इन्होंने मदद की इसको बनने में। अब इनका जब इन्होंने मदद किया तो कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा। तो इस इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी में इन पांचों का अलग अलग काम है, ठीक। अब उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट काम इस समय है वो है रसिया का। अब क्यों रसिया का काम है, क्योंकि अभी जो यूएसए वगैरह, जो रसिया और यूक्रेन के बीच में अभी वार चल रहा है, उसकी वजह से जो यूएसए ने इस पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं रसिया पे। तो रसिया बोल रहा है कि आप जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हो, इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी को मैं नीचे गिराने वाला हूँ। अब ये चाहे जहाँ गिरे और जो भी नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा, वो यूएसए होगा, क्योंकि यूएसए मेरे ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। तो अब ये मतलब रसिया गिरा कैसे सकता है, तो रसिया का काम ही यही है दोस्तों कि ये इसके पाथ को रेगुलेट करता है, ठीक है। मीन्स ये अर्थ के ऑर्बिट में घूमता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये जो पाथ होता है वो डिसाइड किया जाता है रसिया द्वारा, और रसिया द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटी द्वारा इसको पुल किया जाता है एटमॉस्फेयर में। अगर ये एटमॉस्फेयर में आ गया, उसके बाद अर्थ की ग्रेविटी इस पे और ज़्यादा इफेक्ट डालेगी और ये पृथ्वी पे आके गिर सकता है। इस तरीके से जहाँ भी ये गिरेगा, अगर मान लो आप, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मोटा मोटा आइडिया आप रखो कि कितना बड़ा इसकी साइज है, ठीक है। आप ये देखो 444.615 केजी इसका मास है फ्रेंड, ठीक है, इतना ये वजन है। और इसको 20 नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया, लगभग 23 साल पहले, ठीक है। और इसका जो है विड्थ इसका है 109 मीटर, और इसका जो लेंथ है वो है 73 मीटर, लगभग 239 फीट के आसपास। तो इतना बड़ा अगर स्पेस स्टेशन पृथ्वी पे आकर कहीं भी गिरता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा, कितने लोगों की जान जा सकती है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो रसिया बोल रहा है हम इसको गिरा देंगे अगर ऐसे सैंक्शन लगाते रहोगे तो, और जो भी नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसका जिम्मेदार यूएसए होगा। तो इस तरीके से ये सारी बातें चल रही हैं। तो अब आप लोग समझो कि ये है क्या, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है दोस्तों, ये मतलब स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स का क्रू होता है उसको एक तरीके से घर प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो वहाँ पे रह सकें, और अपने जो मिशन वगैरह उन्होंने डिसाइड कर रखा है मून के लिए, एस्ट्रॉइड्स के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, वो उसको वहाँ पे रह के अच्छे मैनर में कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में हैं। और अभी जो रिसेंट में ये न्यूज़ क्यों है, रिसेंट में ये न्यूज़ इसीलिए है क्योंकि अभी जो यूएस तमाम सैंक्शंस रसिया के ऊपर लगा रहा है, यूएस और रसिया और यूक्रेन के बीच में वार की वजह से, तो रसिया बोल रहा है कि तुम्हारी सैंक्शंस जो तुम लगा रहे हो सब पानी फेर जाएंगे अगर मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नीचे गिरा दूंगा तो। और मैं गिराऊंगा तो वो मेरे ऊपर तो नहीं गिरेगा क्योंकि वो इक्वेटर से तमाम आप बोल सकते हो इक्वेटर मतलब रसिया के ऊपर नहीं है वो, ठीक है, अगर देखा जाए सही तरीके से तो वो रसिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो वर्ल्ड में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है अगर उसको गिराया जाता है तो इस तरीके से रसिया बोल रहा है कि अगर मैं गिरा दूंगा तो उसके जिम्मेदार आप होगे क्योंकि आप ही जो है ये सारी चीजें कर रहे हो। तो ये सारी बातें थी दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये आप एक ध्यान रख सकते हो, मोटा मोटा आइडिया रख सकते हो कि हाँ चल क्या रहा है। अब हम लोग कौन सा आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जो भाई साहब आए थे बहुत तहलका मचाया और ये चले गए।
ये कौन थे आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोगों को शायद मुझसे बेहतर पता होगा। कोरोना वायरस की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस तो समझ में आ रहा था, बीच बीच में ये ओमिक्रॉन आया, डेल्टा आया, कप्पा आया, थीटा आया, आयोटा आया, तमाम तरीके से आप बोल सकते हो इसके तमाम वेरिएंट्स आए। तो तमाम वेरिएंट्स का क्या मतलब हुआ, इसके तमाम बच्चे हुए। अब बच्चे कैसे होते हैं, वायरस में सबसे बड़ी कमी यही होती है दोस्तों कि क्या होता है कि जो वायरस होता है इसकी इसकी दवा जल्दी इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि ये आपस में म्यूटेट हो जाता है और एक नया वेरिएंट बना लेता है। तो इसी तरीके से अभी एक जो है रिसर्च किया गया, ये आप बोल सकते हो जीनोमाइक्स, ठीक, जीनोमाइक आप रिपोर्ट बोल सकते हो, अगर आप अलग अलग पढ़ोगे तो GENOMICC, ठीक है। इसके द्वारा अभी एक स्टडी की गई, इसने बताया कि जो ये कोरोना वायरस आया था ये बहुत सारे जो है चेंजेस डाल के गया है ह्यूमन बॉडी में। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ने पहले भी देखा था कि कुछ बच्चों में जो कोरोना वायरस था जिसकी वैक्सीन जब हम लोग दे रहे थे तो वो एंटीबॉडी क्रिएट कर रही थी, ठीक है। अब एंटीबॉडी क्या होता है ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है आप लोगों से बहुत ही डिटेल्ड मैनर में। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो कोरोना वायरस आया इसके बारे में बात की जा रही है कि इसने बहुत सारे चेंजेस कर दिए ह्यूमन बॉडी में। तो कौन कौन से चेंजेस किए, एक तो सबसे पहले इसके 16 वेरिएंट्स आए, ठीक, एक मोटा मोटा 16 वेरिएंट्स इसके आए। अब 16 वेरिएंट्स इसके अलग अलग वेरिएंट्स आए तो वो अलग अलग तरीके से आए क्योंकि जब हर बार जब ये वायरस म्यूटेट होकर एक नया वेरिएंट बना रहा था तो वो एक खतरनाक रूप में सामने आ रहा था, ठीक है। जैसे आपने देखा कि डेल्टा जो हुआ, जिसका पहला केस इंडिया में रजिस्टर किया गया, तो डेल्टा बहुत ही खतरनाक वेरिएंट था, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं फैला दोस्तों। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो कि जो 16 इसके वेरिएंट्स निकल के आए वो बहुत सारे ह्यूमन बॉडी में चेंज करके गए। सबसे पहला चेंज तो उन्होंने किया कि जो ब्लड की क्लॉटिंग होने लगी, ठीक है। ब्लड का जो थक्का होता है, खून का थक्का बनने लगा कई लोगों के बॉडी में। कई लोगों के बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और कई के बॉडी में तो ये इन्फ्लेमेशन का कारण बना। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, तो सूजन का कारण बना। तो ये सारे चेंजेस ये हमारे बॉडी में करके चला गया। तो इस तरीके से अगर आप देखा जाइए तो जो कोरोना वायरस था ये बहुत पहले भी आ चुका था। अगर आप देखोगे तो इस मतलब जो कोरोना वायरस था ये तो डिजीज का नाम था, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए कि वायरस का क्या नाम था तो वायरस का नाम था सार्स कोव 2, ठीक। अब ये सार्स कोव 2 का पूरा फुल फॉर्म क्या था, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोविड-19 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो ये वायरस का नाम था, लेकिन ये 2 क्यों रखा गया आप लोगों को पता है, क्योंकि ये 2002 में एक बार पहले ही चाइना में आ चुका था, जो कि चाइना में आने के बाद जिसको हम लोग सार्स कोव बोला था, जिसको हम लोग ने सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोविड, तो उस समय 30 कंट्रीज में ये फैला था और लगभग 1500 के आसपास लोगों की इसने जान ली थी। उसके बाद फिर जो है मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम आया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे मर्स कोव 2, मतलब मर्स कोव बोला था हम लोग ने, मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम वो आया और उसने भी लगभग 28 कंट्रीज में फैल के और 3000 के आसपास लोगों की जान ली थी। फिर अब ये आया था कोविड-19 जो कि 2019 में आया था दोस्तों। तो इसके वायरस का नाम था सार्स कोव 2। तो ये म्यूटेट होकर तमाम वेरिएंट्स बनाया। अब अगर आप देखोगे तो इसमें दो तरीके के वेरिएंट्स आए, एक वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो इसमें जो ट्रांसमिसिबिलिटी होती थी ये होती थी, और इसमें जब ये कम्युनिटी में फैलने लगता था, इसमें कई सारे स्टेजेस होते थे। तो जब ये कम्युनिटी मतलब आप बोल सकते हो जब इसका ट्रांसमिशन बहुत ही ज़्यादा होने लगता था, कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता था, तो हम लोग इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में डालते थे। और जब ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाता था तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता था। अब इसमें तमाम तरीके के वेरिएंट्स आए, जैसा कि हमने डिस्कस किया डेल्टा, इसका अपना पहला केस जो था वो इंडिया में मिला, और जो एक और था फ्रेंड वो था कप्पा, ये भी पहला केस इंडिया में मिला। तो ये दोनों आप दिमाग में रख सकते हो क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है, तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये जो कुछ साइंटिफिक नाम इसके होते हैं ना कि B.1.6.1, तो ये सब भी आप थोड़ा ध्यान में रखना डेल्टा और कप्पा का। तो ये आप एक तरीके से देख सकते हो। अभी जो लेटेस्ट आया था उसका क्या नाम था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर पता चले कि आप लोग कितने अवेयर रहते हो, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रखिएगा। तो ये सारे न्यूज़ एनालिसिस थे। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक और जो हमारा आर्टिकल था वो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है।
ये वाला आर्टिकल इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें राइटर ये बता रहे हैं कि जो रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है तो उसमें इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया अभी जैसे कई जगहों पे यूएन में वोटिंग हुई, यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई, तो यूनाइटेड नेशन के कई सारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं वो हम लोग ने डिस्कस कर रखा है। तो उसमें से जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई, यूएन के ह्यूमन राइट काउंसिल में वोटिंग हुई, ठीक है, यूएन के जनरल असेंबली में वोटिंग हुई। तो इन तीनों जगहों से इंडिया अपने आप को वोटिंग करने से अब्सटेन कर लिया। तो ये सारी बातें बोली जा रही हैं कि अगर देखा जाए तो इंडिया जो हर जगह से अपने आप को वोटिंग करने से अब्सटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये इंडिया अभी देख, यूक्रेन जो है और रसिया जो है, तो रसिया में तो डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक, डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यूक्रेन में तो डेमोक्रेसी है। तो अगर रसिया जो है वो जो इंडिया है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है तो फिर वो यूक्रेन के बारे में क्यों नहीं बोल रहा है। हालांकि रसिया हमारा फ्रेंड है वो तो ठीक है, लेकिन यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारी कंट्री एक मतलब आप बोल सकते हो एक तो पॉपुलस है और एक तो वर्ल्ड का बिगेस्ट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है। तो कल को अगर हमारे डेमोक्रेसी पे कोई खतरा आता है तो फिर कौन बोलेगा। अगर हम लोग कहीं अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं दूसरों के लिए तो दूसरा हमारे लिए आवाज़ क्यों उठाएगा। ये सारी बातें यहाँ पे बोली जाती हैं और जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा अभी बोला भी गया था कि हम लोग क्या हैं, हम लोग विश्व गुरु हैं। तो विश्व गुरु का मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड टीचर हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड टीचर हो अगर आप तो आप वर्ल्ड को टीच करो ना कि डेमोक्रेसी क्या होती है। अगर हम लोग यही नहीं बताएंगे कि डेमोक्रेसी खतरे में है तो फिर आने वाले समय में जब पाकिस्तान हमारे यहाँ उत्पाद मचाएगा, तो हालांकि रसिया को हम लोग इसीलिए सपोर्ट करते हैं, केवल वन एंड ओनली रीज़न क्या है कि रसिया जो है वो हमारी सपोर्ट करता है जब पाकिस्तान कश्मीर वाले मुद्दे को यूएन में उठाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि एक ही मेंबर वहाँ पे तो 5 परमानेंट मेंबर है ना, तो हमने डिस्कस किया था कि उनके पास वीटो पावर होती है, तो रसिया जो है वो अपनी वीटो लगा देता है इंडिया की तरफ से। लेकिन अभी अगर कुछ सिचुएशंस में, प्रेजेंट सिचुएशंस में देखा जाए तो रसिया ने पाकिस्तान की भी मदद की है कई जगहों पर। तो हो सकता है आने वाले समय में ये पाकिस्तान के मतलब प्रति ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग हो जाए और हम लोगों के साथ साथ छोड़ दे। हालांकि हमारा ये बहुत मदद कर रखा है और हम लोगों की जो डिफेंस डील है, दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग रसिया की मदद कर रहे हैं और रसिया के खिलाफ वोटिंग नहीं कर रहे हैं। एक तो है हम लोगों का जो रसिया के साथ डिफेंस डील है कि हम लोग तमाम तरीके के सामान रसिया से डिफेंस के क्षेत्र में खरीद कर लाते हैं। और दूसरी जो बात है ये है कि हम लोगों की मदद बहुत पहले से ही रसिया करता चला आ रहा है। तो राइटर बता रहे हैं कि अब सिचुएशन बदल चुका है, अब जियो पॉलिटिक्स जो है ये बदल चुकी है, क्योंकि अब जो है तमाम कंट्रीज अपने अपने फायदे के बारे में सोच रही हैं। तो इंडिया अगर विश्व गुरु अपने आप को बोलता है, वर्ल्ड टीचर बोलता है, तो इंडिया को अपनी वॉइस रखनी होगी। हालांकि अगर देखा जाए तो जो रसिया और यूक्रेन के बीच में मुद्दा बना हुआ है ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि यूक्रेन नेटो में शामिल होने वाला था, लेकिन यूक्रेन ने अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया था, उससे पहले ही रसिया ने यूक्रेन में इन्वेजन कर दिया। तो ये तो एक गलत स्टेप हुआ ना। तो ये बात राइटर बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है वो भले ही हमारा दोस्त हो, जैसे आप मान लो कि आपके मम्मी पापा अगर आप उनके बेटे हो या बेटी हो, लेकिन अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपके मम्मी पापा आपको टोकेंगे ना। वैसे ही अगर आपका दोस्त कुछ गलत कर रहा है तो आप तो उसे टोकोगे ही ना, अगर आप अगर सच्चे दोस्त हो तो इस तरीके से मोदी साहब को भी और हम लोगों को भी टोकना चाहिए रसिया को कि भाई साहब अब हो गया, बस कर। तो 2 रीजन तो पा गया, डोनबास वाला रीजन तो तुझे मिल ही गया, तो अब तो चुप हो जा। लेकिन अभी भी वहाँ पे बहुत सारा सिचुएशन जो है वो ख़राब बना हुआ है, अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। तो ये सारी बातें जो है ये राइटर द्वारा बोली गई हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल मतलब न्यूज़ पोर्शन पे और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आज के न्यूज़पेपर में आई हैं, ठीक है। ये फ्रंट पेज है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए अभी जो कांग्रेस हर जगह से हार गई, पंजाब से भी हार गई, तो मीटिंग कर रही है, वहाँ पे भी चीफ सोनिया गांधी जी को ही बनाएगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो नेपोटिज्म जारी है कांग्रेस पार्टी में, ठीक है। यहाँ पे अभी जो मिसाइल छूट के चली गई थी पाकिस्तान में, तो वहाँ पे मोदी साहब खुद जो है एक्शन में है और बोल रहे हैं कि किस तरीके से गलती हुई, सारा कुछ डिटेल चाहिए भाई साहब। लेकिन पाकिस्तान क्या है, हम लोग तो इतना ज़्यादा डिटेल वगैरह देने की बात भी कर रहे हैं, सॉरी फ्रेंड्स। लेकिन पाकिस्तान जब हम लोग के ऊपर अटैक करता है तो ये ऐसी कोई बात नहीं करता है, ज़्यादा डिटेल वगैरह नहीं देता है, ठीक है। तो हम लोग क्यों दें, और डिटेल देने की एक तो हम लोग बात कर रहे हैं और दूसरी बात ये कह रहा है कि जो तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें हम लोग को पार्टिसिपेट करने दो, हम लोग देखेंगे कि तुम लोग सही तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कि नहीं। अरे भाई साहब अपना मुंह बंद रखो और अलग जाके बैठो, ठीक है।
इंडिया अपनी एम्बेसी को अब यूक्रेन से पोलैंड में रीएलोकेट करने की बात कर रहा है। तो यूक्रेन अगर यहाँ पे है दोस्तों, तो पोलैंड यहाँ पे है, आप लोग इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है, मैप में। हालांकि मैं मैप डालना भूल गया, इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। अभी जो है, जो रसिया द्वारा अटैक किया गया यूक्रेन के ऊपर, उसमें 35 लोगों की जान चली गई। तो अभी ये न्यूज़ हम लोग आगे भी देखेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात बोली गई है। अगर हम लोग ये चीज़ कर लेते हैं तो हमारा इंडिया जो है वो दिखेगा। अगर कोई बाहर से आता है, तो जैसे ट्रंप आते हैं या 26 जनवरी में, 15 अगस्त में हम लोग बाहर से लोगों को बुलाते हैं ना, इनवाइट करते हैं अपने कंट्री में, तो अगर वो लोग आएंगे तो देखेंगे कि हाँ, हम लोग आज़ादी किस तरीके से प्राप्त किए थे, उन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था हमारे फ्रीडम फाइटर्स का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो आप लोग देख सकते होंगे कि वॉल पे किस तरीके से पेंटिंग करके हमारे फ्रीडम फाइटर्स को एक तरीके से रिस्पेक्ट देने की बात की गई है, ठीक है। तो अगर हम लोग जो प्राइमरी स्कूल्स वगैरह होते हैं उनमें ये सारी पेंटिंग्स बनवा दें, तो छोटे छोटे बच्चों को पता चलेगा कि हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे वो कितने मेहनत करके हम लोगों को आज़ादी दिलाए हैं। तो अब इस आज़ादी को खोना नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फ्यूचर में सिचुएशन कभी ख़राब नहीं होगी। ये एक मुद्दा अभी न्यूज़ में रह सकता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है न्यूज़ एनालिसिस में। तो इसमें क्या हुआ है फ्रेंड, पहले जो हाई कोर्ट था वो मना कर दिया था मद्रास के केस को सुनने से, लेकिन अब फिर से वो केस फाइल किया गया है और हाई कोर्ट ने उसको, मतलब हाई कोर्ट उसे सुनने के लिए तैयार हो गया। तो ये केस क्या है, ये एक ईदगाह है, शाही ईदगाह। इसको बात की जा रही है कि जो कृष्ण जी थे, हिंदू रिलीजन के जो गॉड माने जाते हैं, ठीक है, उनका जन्म हुआ था जहाँ पे, वहाँ पे ये ईदगाह बना हुआ है, तो इसको हटाने की बात की जा रही है। तो इसी के बारे में केस है मथुरा में दोस्तों। तो ये जो है न्यूज़ में कुछ दिनों तक चल सकता है, इसीलिए मैंने आपको सोचा पहले ही ओवरव्यू दे दूं एक। यहाँ पे मैंने आपसे कई बार डिस्कस भी किया है कि यूपी के अमेठी में हम लोग क्या करने वाले थे, रसिया के साथ मिलकर AK-203 बनाने वाले थे, लेकिन अभी जो सिचुएशन बनी हुई है इसके चलते ये चीज़ें पॉसिबल नहीं दिखाई दे रही हैं। तो वो बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होगे किस तरीके से हमारी डिफेंस डील चलती है रसिया के साथ में, इसीलिए अब्सटेंड करते हैं हम लोग, ठीक है। हालांकि रसिया हम लोग की बहुत सपोर्ट करता है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी जो है अगर देखा जाए तो चुपके से बात कर लो कि भाई साहब बंद करो, अब ख़त्म करो, ठीक है। यहाँ पे ईरान ने सऊदी अरबिया के साथ बात करने से मना कर दिया, क्योंकि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक जो थे, हमने देखा था कि एक व्यक्ति थे, उनको 10 महीनों बाद या 10 साल बाद छोड़ा गया था, क्योंकि वो, मतलब उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन था, और फिर भी जो है उनके ट्रेवल पर बैन लगा दिया गया था। और उसी के बगल हम लोग ने एक आर्टिकल देखा था जिसमें कुछ को एग्जीक्यूट किया गया था। तो उसी में से बात किया जा रहा है कि 41 सिया जो थे, 41 सिया मुस्लिम्स, उनको एग्जीक्यूट किया गया था सऊदी अरेबिया में। इसीलिए ईरान जो है उसने मना कर दिया है सऊदी अरेबिया के साथ बात करने के लिए। यहाँ पे रसिया ने एक एयर स्ट्राइक किया और उसके चलते जो है 35 लोगों की जान चली गई यूक्रेन में, ठीक है। ईरान अभी बता रहा है कि इसने एक मिसाइल, अगर आप बोल सकते हो मिसाइल छोड़ा है, और ये किस लिए छोड़ा है, जो सीरिया में अटैक हुआ था उसका रिटेलिएशन है। तो यूएस जो है अब वो फिर से जो है एक्शन में आ सकता है। तो हालांकि जो रसिया और यूक्रेन वाला मुद्दा चल रहा है उसके लिए तो ऑलरेडी जो यूएसए है वो न्यूज़ में चल रहा है, एक्शन में चल रहा है, लेकिन अब उसको अगर हर तरफ से घेरोगे तो हो सकता है यूएसए भी कुछ फ्रस्ट्रेट होकर गलत कदम उठा दे और सबको नुकसान हो जाए, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है कि रसिया जो है वो दोनबाज वाले रीजन में, लुहांस्क और डोनेस्क वाले दोनों रीजन को मिला के दोनबाज रीजन बोलते हैं, तो वहाँ पे फॉस्फोरस शेल्स को यूज़ करने की बात की गई है। यूक्रेन के द्वारा बताया गया है कि ये लोग फॉस्फोरस शेल यूज़ कर रहे हैं। हालांकि अगर इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वाइट फॉस्फोरस का पब्लिक जगहों पे यूज़ करना मना है, लेकिन अगर आप इम्पेटी प्लेस पे हो तो उसका यूज़ कर सकते हो अपने फोर्सेस को छुपाने की वजह से। जैसे वाइट फॉस्फोरस का आपने छोड़ दिया तो अपने फोर्स को वहाँ से हटा सकते हो आप उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में। तो ये बात यहाँ पे थी। तो रसिया, अभी यूक्रेन के द्वारा बताया जा रहा है कि रसिया के द्वारा फॉस्फोरस यूज़ किया जा रहा है दोनबास वाले रीजन में। यहाँ पे यूएसए के द्वारा बोला जा रहा है कि चाइना, तुमको गलत कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा अगर तुम रसिया को सपोर्ट करते रहोगे तो, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। चाइना किसी से डरता है क्या यूएसए से? यूएसए धमकी दे रहा है। हालांकि देखते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या होता है। हमारे यहाँ के अदानी साहब पहुँच गए श्रीलंका में पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। ये चिलिका लेक के बारे में न्यूज़ है दोस्तों। तो चिलिका लेक में जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट्स हैं उनको उड़ीसा में रोकने की बात की जा रही है कि ये यहाँ पे नहीं जा सकते कुछ दिनों तक, ताकि माइग्रेटरी बर्ड आराम से रह सकें, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि चिलिका लेक है क्या। ये इतना खूबसूरत लेक है और ये है उड़ीसा में। ये आप इसकी लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन देख सकते हो।
आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए दोस्तों, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर और भी अच्छे-अच्छे लेक्चर्स लेके आएँ आप लोगों के लिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।